अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि राज्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की जाएगी, तो सीएम का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे और साथ ही उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं। शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम ने रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और साथ ही सैन्य स्टेशन से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि रानीखेत और लैंसडाउन राजनीतिक छावनियां नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता से भंग किया जाना चाहिए। सीएम ने रक्षा मंत्री से राज्य सरकार को क्षेत्रीय संपर्क योजना की सेवाओं के संचालन के लिए जोशीमठ और धारचूला आर्मी हेलीपैड के उपयोग की अनुमति देने का भी अनुरोध किया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बीच में खबर है कि सीएम धामी की प्रधानमंत्री से मुलाकात संभव है। आज या फिर कल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं सीएम और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातचीत हो सकती है। राज्य में यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है। जल्द ही कमेटी ड्राफ्ट सौंपेगी और सीएम धामी का कहना है कि इसके परीक्षण के बाद जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। तीस जून को उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने अपना ड्राफ्ट पूरा कर लिया है और कुछ समय बाद वो सारा प्रपत्र तैयार करके हमको सौंपेंगे और सौंपने के बाद जो आगे प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सरकार भी उसका परीक्षण करती है और उसको विधिक रूप से भी देखेंगे और देखने के बाद लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। शनिवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के सदस्यों ने सीएम धामी से मुलाकात की और जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में कमेटी के सदस्यों ने सीएम धामी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान ड्राफ्ट की जानकारी भी दी गई। 30 जुलाई को ही कमेटी ड्राफ्ट को फाइनल कर चुकी है और जल्द ही प्रिंटिंग के बाद इसे सरकार को सौंप दिया जाएगा। पिथौरागढ़ देहरादून के बीच में हवाई सेवा शुरू करने की कवायद फिर से तेज हो गई है। फ्लाई बिग एयरलाइंस को इस रूट पर हवाई सेवा शुरू करने का जिम्मा सौंपा गया है और पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट को कुछ रोज पहले ही डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया था और बताया जा रहा है कि फ्लाई बिग एयर लाइंस का 19 सीटर प्लेन जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गया है, लेकिन अभी भी हवाई सेवा शुरू करने से पहले कुछ औपचारिकताएं जो है उन्हें पूरा करना बाकी है। पिथौरागढ़ से देहरादून और दिल्ली के 2019 में 9 सीटर प्लेन से हवाई सेवा शुरू की गई थी। ये सेवा रुक रुक कर बमुश्किल साल भर चल पाई, जिसके बाद में लंबे समय से पिथौरागढ़ के लोग हवाई सेवा बहाल होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में विजयवर्धन उप्रेती जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और जो इंतजार है वो लगभग अब खत्म होने वाला है, क्या सारा जानकारी? जी, निश्चित तौर पर लंबा इंतजार, तकरीबन 25 साल का इंतजार पिथौरागढ़ के लोगों का था, जो 2019 में कुछ समय के लिए पूरा हुआ था, लेकिन साल भर बमुश्किल हेरिटेज एयरलाइंस की यहाँ पर हवाई सेवा चल पाई और उसके बाद 2020 से हवाई सेवा पूरी तरीके से बंद है। लगातार यहाँ के लोग देहरादून, दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग करते हैं, जिसमें अब जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, फ्लाईविक कंपनी को इस रूट का जिम्मा मिला है। लेकिन पहले चरण में जो अभी जानकारी मिल रही है, देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच ही हवाई सेवा शुरू होनी है। दिल्ली का फिलहाल कोई इसमें प्रस्ताव नहीं है कि दिल्ली को भी कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा शुरू होगी। 19 सीटर प्लेन फ्लाईविक कंपनी ने यहाँ पर लिया हुआ है, जो देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुका है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही डीजीसीए नैनी सैनी एयरपोर्ट को तो लाइसेंस जारी कर चुका है, अब इस रूट का लाइसेंस भी वो जारी करेगा, जिसके बाद संभवतः हफ्ता या 10 दिन के भीतर
ये हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। जी, लेकिन इससे पहले भी विजयवर्धन कई बार फ्लाइट शुरू की गई है, लेकिन उन कुछ कारण रहे जिसके चलते बीच बीच में रोक दी गई। क्या उन कारणों को अब दुरुस्त कर दिया गया है ताकि दोबारा से इस तरह की दिक्कत ना हो? देखिए, सबसे बड़ा सवाल एयरलाइंस को लेकर है, क्योंकि पहले जो हवाई सेवा यहाँ पर शुरू की गई थी मात्र 9 सीटर प्लेन के साथ की गई थी और एक पुराने प्लेन को यहाँ पर उड़ाया गया था। उसमें नियमित तौर पे जो तकनीकी दिक्कतें थी वो आती थी और अंततः वो प्लेन रनवे में फिसलने के बाद यहाँ पर हवाई सेवा बंद हो गई। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि एक नए प्लेन के जरिए फ्लाईविक एक नया प्लेन यहाँ पर लेकर आई है, 19 सीटर प्लेन, और उसके जरिए हवाई सेवा शुरू करने की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये उम्मीद जताई जानी चाहिए कि ये जो हवाई सेवा है ये नियमित तौर पे होगी। और हालांकि जो एयरपोर्ट के आसपास जो आपत्तियां डीजीसीए की थी, कुछ भवन ऊंचे थे और कुछ और अन्य तकनीकी आपत्तियां थी, वो स्थानीय स्तर पर दूर की गई हैं। एयरपोर्ट से सटे हुए तकरीबन 5 मकान बीते कुछ महीनों पहले यहाँ पर प्रशासन ने ढा दिए गए। तो ये छोटी छोटी जो तकनीकी दिक्कतें थी वो पूर्व में ही दूर कर ली गई हैं। तो अब सब कुछ दारोमदार जो हवाई सेवा संचालित करने वाली फ्लाईविक कंपनी के ऊपर रहेगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मौसम विभाग ने देहरादून समेत प्रदेश के 8 जिलों में फिर से तेज बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। खबर चमोली से है। बद्रीनाथ हाईवे और साथ ही लामबगड़ के पास में खुल गया है और यहां पर कल से खचड़ा नाला उफान पर आ गया। नाले की वजह से शनिवार को काफी देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया था, लेकिन हालात ये है कि आज सुबह भी खचड़ा नाला पूरी तरह से उफान पर है। अब से थोड़ी देर पहले पानी कम होने पर मार्ग को दोबारा से खोला गया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे कल से लामबगड़ मुख्य बाजार के पास में बंद है और यहां पर शनिवार देर रात को एक मैक्स गाड़ी दलदल में फंस गई और गनीमत ये रही कि मौके पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने मैक्स में बैठे हुए 8 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिन्हें पुलिस ने देर रात को अपने कैंप में रुकवाया। और लामबगड़ मुख्य बाजार के पास में लगातार हो रही बारिश से नाला, नदी सब उफान पर है, जिससे कि लगभग 20 मीटर सड़क बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है और मौके पर मार्ग खोलने की कोशिश जारी है। चमोली में लगातार मौसम बदल रहा है और बीते एक हफ्ते से यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बाधित हो रहा है और वहीं बारिश के बीच भी हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी निरंतर चल रही है और तीर्थ यात्रियों का लगातार आना जारी है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे छिनका और लामबगड़ के पास में फिर से नासूर बनता जा रहा है। चमोली में सुबह से रुक रुक कर बारिश जारी है, लेकिन इस बीच हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी चल रही है। वाहनों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, उसके बावजूद भी यात्रा में कहीं भी कमियां नहीं है। हालांकि बरसात के दौरान पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्रा में कमी जरूर है, क्योंकि मानसून के दौरान कम ही यात्री चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी बारिश शुरू हो जाती है। अब उम्मीद यह है कि जैसे ही बारिश सही होगी तो एक बार फिर से यात्रा लौट आएगी। हालांकि अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें या रूट की बात करें तो छिनका जरूर एक समस्या बना हुआ है, लेकिन उसे भी दोपहर तक सुचारू कर दिया जा रहा है। नितिन सेमान, न्यूज 18 चमोली। नैनीताल में बारिश के बाद 2 गाड़ियों पर मलबा गिर गया और लगातार हो रही बारिश जब थमी तो भवाली रोड पर खड़ी 2 कारों पर दीवार गिर गई। दोनों ही गाड़ियां सड़क किनारे पार्क की गई थी और जबकि बारिश के बाद में कमजोर हुई दीवार इन दोनों गाड़ियों पर गिर गई। गाड़ियों का खासा नुकसान हुआ है। हालांकि इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए जनहानि नहीं हुई है। खबर के बाद में पीडब्ल्यूडी और कैंट बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गाड़ियों को मलबे से बाहर निकाला गया। अभी दिन के लगभग 1:30 बजे के टाइम में हुई। ये ऊपर एक दीवार थी, काफ़ी बारिश होने के बाद ये दीवार में काफ़ी पानी पी लिया था, इससे वो दीवार नहीं गिर गई। कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें 2 गाड़ियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन तो बाद में ही होगा।
देहरादून में हरिद्वार बाईपास पर एक कार सर्विस सेंटर में आग लगी और सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। मामला पटेल नगर इलाके का है। अगर आप नैनीताल के आसपास घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नैनीताल में लेपर्ड घूम रहे हैं और नैनीताल के अलूखेत सड़क पर लेपर्ड दिखने से दहशत फैल गई है। और बारिश के बीच में गुलदार सड़क के पास में बैठा दिखा, जिसके बाद में वो एक हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ा। हालांकि उस समय हिरन किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो गया। पौड़ी शहर में इन दिनों गुलदारों की चहलकदमी से लोग डरे हुए हैं। शाम होते ही गुलदार घनी आबादी वाले इलाकों में पहुंच जा रहे हैं और हाल ही में एक गुलदार बुआखाल मांडाखाल मार्ग में एक कॉलोनी में घुस गया और गुलदार की चहलकदमी एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं पौड़ी शहर से लगे कंडोलिया के पास में एक साथ 2 गुलदार देखे गए, जिससे कि लोग और भी ज्यादा डर गए। समय से यहाँ पर निरंतर गुलदार चीते इनकी गतिविधियाँ दिखाई दी। अब माहौल तो निरंतर, अब जब से मैंने इस फुटेज को देखा तो मैं खुद भयभीत हूँ, क्योंकि मैं भी किनारे के मकान में रहता हूँ और यहाँ पर लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है। तब पौड़ी शहर में इन दिनों गुलदार और बाघ का आतंक मचा हुआ है। अंधेरा होते ही आबादी वाले इलाकों में घूम रहे गुलदारों और साथ ही बाघ के चलते पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को अंधेरे में उन इलाकों में न जाने की हिदायत भी दी जा रही है जहां पर बाघ की सक्रियता ज्यादा है। और डीएम पौड़ी ने डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर नगरपालिका को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और गुलदार की चहलकदमी ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया है। ऐसे में नगर के तमाम इलाकों में घूम रहे गुलदार किसी पर भी हमला ना कर दें, इसके लिए इलाके में शाम के समय गश्त के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती भी की जाएगी। और गुलदारों और बाघ के बढ़ते खौफ को देखते हुए प्रशासन ने उन इलाकों का भी निरीक्षण किया जहां पर गुलदार ज्यादा देखा जा रहा है। विगत 2 दिनों में पौड़ी में लेपर्ड की साइटिंग काफ़ी बढ़ी है और इस कारण से मल्टीपल वीडियोस जो हमारे सामने आए, उसके बाद में एक इमरजेंसी मीटिंग की गई थी जिसमें एसडीएम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नगरपालिका परिषद, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर, डीओपीआरडी, इन सभी लोगों को नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और साथ ही जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं उनमें हमें जो पैम्फलेट्स लगाने हैं या चेतावनी जारी करनी है, अनाउंसमेंट करते हुए जो व्हीकल्स मूव करेंगे, उन सारी चीज़ों के लिए, एडिशनल गश्त के लिए जो लोगों को लगाना है, उन सभी पे हम मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस के साथ ही एक साइट इंस्पेक्शन भी किया गया और उन लोगों को सेंसिटाइज भी किया गया। क्या आपने कभी इंसानों से दोस्ती करते गुलदार की तस्वीर देखी है? अगर नहीं देखी तो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हल्द्वानी में ऐसा ही हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में शहर से लेकर गांव तक इन खूंखार लेपर्ड यानी गुलदारों का आतंक है। इनमें से कुछ आदमखोर पिंजड़ों में बंद हैं, तो कुछ अभी भी लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच हम आपको ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो इन गुलदारों को लेकर काफी सोच बदल देगी। इंसानों से अपने बदन की खुजली करवाती गुलदार की ये तस्वीर कहीं विदेशों की नहीं, बल्कि नैनीताल जिले के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर की है, जहां आशी नाम की ये गुलदार रेस्क्यू सेंटर के डॉक्टर और स्टाफ से इतनी फ्रेंडली हो चुकी है कि इनके हाथों से खेलना चाहती है। आज से 1 साल पहले आशी अपनी मां से बिछड़ गई थी। काफी कोशिशों के बाद भी इसका अपनी मां से मिलन नहीं हो पाया, जिसके बाद उसे रेस्क्यू सेंटर लाया गया। इसी तरह नन्ही आशी अब कंप्लीट गुलदार बन चुकी है। आशी की ये फ्रेंडली तस्वीर वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एकदम अद्भुत है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। ईद के बाद में टूरिस्ट नैनीताल पहुंचे हैं तो वहीं पर्यटन स्थल गुलजार हैं। बारिश के बाद भी पर्यटकों ने नैनीताल में जमकर मस्ती की और बोटिंग का लुत्फ भी उठाया। बारिश और बादलों के बीच में सैलानी रूहानी मौसम को देखकर खासा खुश नजर आए। हालांकि अब पर्यटन सीजन भी धीरे धीरे कर खत्म हो रहा है, लेकिन वीकेंड पर लगी भीड़ से कारोबारी भी राहत में है। मौसम तो सर सुहाना ही रहता ऑल टाइम यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, किसी को लगेगा नहीं कि अभी बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, मगर उसके चक्कर में अब इतनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मतलब सभी के लिए अच्छा है। मतलब विंटर के भी कपड़े पहन सकते हैं लोग, समर के भी कपड़े पहन सकते हैं। नैनीताल में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो फर्स्ट बार मेरा आना हुआ है यहाँ पे, तो और मौसम भी सुहाना है, काफी बेटर है, अच्छा लगा है यहाँ पे बहुत सारा। नैनीताल तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, यानी यहाँ की ग्रीनरी, लेक्स, यानी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल रिफ्रेशिंग। नैनीताल में ट्रैफिक का प्रेशर कम करने के लिए सरकार रोपवे का प्लान जरूर बना रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में सर्वे तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में अगले 1 साल में रोपवे से पर्यटक लाने का जो दावा हो रहा है, उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल हल्द्वानी रोपवे पिछले 5 साल में 5 कदम भी नहीं चल सका। सरोवर नगरी में गाड़ियों का दबाव कम करने के लिए 2018 में रानीबाग से हनुमानगढ़ी तक रोपवे की प्लानिंग की गई। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसको तैयार करेगी। सर्वे पूरा करने के साथ जमीन की भी जांच होगी। हालांकि इस काम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी पालन करना होगा, जिसमें बलिया नाले और आसपास की कमजोर पहाड़ियों का ट्रीटमेंट करना होगा। हालांकि दावा अगले साल में रोपवे से पर्यटन लाने का है। बहुत अल्प समय में मैं समझता हूं अगले साल तक हो जाना चाहिए रोपवे। NHAI से मैंने बात करी है, उनका एक दूसरा फोरम भी है NHAI का, बनाएगी NHAI, लेकिन टेक्निकल सारी चीजें दूसरी विंग उनकी देखती है, उनसे मेरी बात हो गई है। राज्य सरकार ने शुरुआत में 700 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया और अब मामला NHAI के पास है, लेकिन काम आसान नहीं है। हनुमानगढ़ी की पहाड़ी पर पहले ही हेलीपैड से लेकर रोडवे स्टेशन, DFO ऑफिस तक बनाने की प्लानिंग हुई, मगर भूवैज्ञानिकों ने पहाड़ी को कमजोर बताया, क्योंकि मनोरा थ्रस्ट लाइन इसी के नीचे से गुजरती है और इसी वजह से अंग्रेज भी नैनीताल तक ट्रेन नहीं लाए। रोड का रूट भी बदलना पड़ा था। कोई भी ऐसी रिपोर्ट कोर्ट के आगे नहीं लेके आई थी कि जिससे ये प्रूव हो सके कि वो जगह सेफ है। पुराने जितने जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यही कहा कि उस जगह कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन करना ठीक नहीं है। हालांकि सच ये भी है कि नैनीताल में जाम की समस्या विकराल हो चुकी है और इसका हल हर हाल में ढूंढना है। लिहाजा उम्मीद है कि सारी रुकावटों को दूर करने के बाद जल्द रोपवे बने और सैलानियों को भी सफर के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का मजा मिले। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के दिन हर साल पेड़ लगाने और फिर उसकी देखरेख नहीं होने के चलते बीजेपी कई बार घिर चुकी है। लिहाजा इस बार बीजेपी ने हरेला को अलग अंदाज में मनाने की प्लानिंग की है। इस बार पेड़ लगाने से ज्यादा पेड़ पालने पर पार्टी की रणनीति रहेगी। बीजेपी ने बूथ कार्यकर्ताओं को पेड़ पालने का टारगेट दे दिया है, जिसमें किसान मोर्चे की टीम को भी शामिल किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि पेड़ लगाने के साथ ही पेड़ बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो वहीं कांग्रेस के मुताबिक सबसे ज्यादा पेड़ बीजेपी के कार्यकाल में ही काटे गए। हमने आह्वान कुछ और भी किया है। जहां हम वृक्ष लगाओ अभियान के साथ कार्यक्रमों को करते थे, इस बार वृक्ष पालो अभियान ये हमने लिया है और हम आग्रह करेंगे अपने सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से जो सामाजिक जीवन में जो वृक्षारोपण को महत्व देते हैं, अब वृक्ष पालनों की बात करने वाले लोगों की इनकी सरकार को शर्म नहीं आ रही। इनकी सरकार में जितने जंगल जले हैं इतना भविष्य में पहले कभी नहीं चले। हम भविष्य की बात भी नहीं कर रहा, मैं तो अभी हाल के 6 सालों में देख रहा हूं सर्वाधिक जंगल जलने का आंकड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है।